आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम को हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या होती है? जो क्रोमोसोम की डेफिनेशन ये होती है कि अ क्रोमोसोम इज अ स्ट्रक्चर दैट अकर्स विद इन सेल्स एंड दैट कंटेन द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाया जाता है। हिंदी मीडियम वालों को नहीं समझ आ रहा हो, मतलब गुणसूत्र एक ऐसी संरचना है जो कि कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये कंटेन करती है, मतलब ये अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को रखती है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने के लिए डिटरमाइन करती है, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे आप लोगों को या मेरी बात करूँ तो मेरा कलर कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, ये सब मेरे जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मैं कैसी भी हूँ, मेरे जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन सिर्फ सिंपल सी इतनी सी है, क्योंकि क्रोमोसोम एक ऐसी मतलब गुणसूत्र एक ऐसी संरचना है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है और वो अपने अंदर अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करती है। या ऐसे कह सकते हैं क्रोमोसोम हमारा डीएनए और जेनेटिक मटेरियल तो हम जानते हैं ना, डीएनए और आरएनए होते हैं। वायरसेस के अंदर, कुछ वायरस के अंदर आरएनए होते हैं, कुछ वायरस के अंदर डीएनए होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्रोमोसोम की एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और प्रोटीन्स के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि जैसे डेफिनेशन बोल रही है कि क्रोमोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी सेल है। सेल का इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिया गया है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का तो आपको पता होगा। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब केंद्रिका प्रेजेंट नहीं होती है। तो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं यूकैरियोट, ये शायद प्रोकैरियोटिक का है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम ये धागेनुमा स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम हमेशा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा। तो ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर को हमने बाहर निकाला तो ये ऐसा आया, कॉइल्ड फॉर्म में आया। मतलब ये कॉइल्ड है, बंधा हुआ है एक दूसरे से। ये ऐसे कुछ ऐसे अगर अपन करें तो ऐसे 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 है, कॉइल्ड फॉर्म में है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर इसके अंदर अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर देखो ये डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है। डीएनए अपना कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो इसमें ये दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड। अब आगे चलते हैं, इतना समझ आया? अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना, जैसे क्या होता है क्रोमोसोम, जैसे इसमें ये जो क्रोमोसोम है ये मतलब बंधा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से बंधा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्रोमोसोम बोला है। और यही क्रोमोसोम जैसे इसमें ये है लूज सा दिख रहा है ना, ढीला ढीला फिला फिला सा दिख रहा है ना, लूज फॉर्म में एक धागा अलग अलग दिख रहा है। तो इस लूज फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको हाईलाइट कर लेना, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और यही जो क्रोमैटिन है, मतलब ये धागे हैं जो ढीले ढीले एक दूसरे से डले पड़े हैं इधर, और यही धागे एक दूसरे से कॉइल्ड हो जाएं, मतलब बंधने लग जाएं, एक दूसरे से कॉइलिंग करना शुरू कर दें। और जब ये टाइट कॉइलिंग करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। बायोलॉजी में इस टाइट या बंधे हुए धागे को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। कंडेंस्ड मतलब कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है वो क्रोमोसोम कहलाता है, और लूज फॉर्म जो होता है वो क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे क्रोमोसोम का मतलब क्या है, हम जब से क्रोमोसोम किए जा रहे हैं, क्रोमोसोम का मतलब क्या है, तो हमने क्रोमोसोम को दो भागों में बांटा। क्रोमोसोम का क्रोमा, इसका मतलब कलरफुल, जो क्रोमा है वो कलरफुल, और सोमा मतलब बॉडी, मतलब कोई कलरफुल बॉडी। जब साइंटिस्ट थे जो क्रोमोसोम के ऊपर रिसर्च कर रहे थे या सेल डिवीज़न के टाइम पे जब वो देख रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हमारा जो न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर डले हैं। मतलब
धागानुमा चीज़ डली है जो कि रंगीन है, ठीक है। तो उसके आधार पे हमारे साइंटिस्ट हैं वाल्डियर हर्ट्ज़, इसका नाम देख लो, वाल्डियर हर्ट्ज़, उन्होंने 1888 में इसका नाम क्रोमोसोम रख दिया। किसके बेसिस पे? कि उन्होंने कलरफुल मतलब रंगीन धागे देखे थे, उसके बेसिस पे इन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम रख दिया, ठीक है। क्रोमोसोम को हम हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहते हैं, हिंदी में अनुवांशिक वाहक, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक मतलब कोई कैरेक्टर, जैसे अपन लोग घर में बात कर रहे हैं कि अपन लोग बोलते हैं ना कि अपन मम्मी पे गए हैं, इसकी ये आदत मम्मी पे गई है, इसका कलर मम्मी पे गया, तो उस बेसिस पे बोलते हैं कि ये उस बेसिस पे ही है। जैसे अपन बोलते हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आना, जैसे हमारी मम्मी की कुछ आदतें हम में आ गई, मतलब उनकी पीढ़ी से हम में आ गई, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसके द्वारा आते हैं? वो आते हैं अपने क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसको हेरिडिटरी व्हीकल्स या अनुवांशिक वाहक भी बोलते हैं, जो कि कैरी करते जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है। अब क्रोमोसोम की साइज़ की बात करें तो हमारा क्रोमोसोम का साइज़ वेरी करता है 0.25 माइक्रो से 30 माइक्रो तक, मतलब 0.25 माइक्रो से 30 माइक्रो तक इसका साइज़ वेरी करता है। हाँ, हालांकि कुछ क्रोमोसोम बड़े भी होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि क्रोमोसोम का मेनली साइज़ इतना ही होता है, वेरी करता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम की साइज़ की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग में अगर क्रोमोसोम की साइज़ की बात करें तो वो होता है 5 माइक्रो ह्यूमन बीइंग में, और ड्रोसोफिला मतलब खाने वाली मक्खी, जो फल फ्रूट पे जो मक्खी बैठती है ना, उनमें क्रोमोसोम का साइज़ होता है 3 माइक्रो, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लेना या लिख लेना कि जो इंसान होते हैं मतलब मानवीय होते हैं, उनके उनका गुणसूत्र का साइज़ होता है 5 माइक्रो, और ड्रोसोफिला के अंदर होता है 3 माइक्रो। ड्रोसोफिला मतलब अपनी फ्रूट मक्खी, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 46, मतलब 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, मतलब 23 जोड़े, गुणसूत्र के 23 जोड़े हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमारे जो 22 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब शरीर की जितनी भी मतलब रचनाएं हैं, क्या बोलते हैं, शरीर की जितनी भी सेल्स बन रही हैं, जैसे हमारे बालों के लिए कौन सी सेल हैं, मतलब बालों के लिए, हाथ पैर बनाने के लिए, या आँख नाक कान सब बनाने के लिए, ये हमारे 22 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑटोसोम, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, जो शरीर की बाकी की संरचना करते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है मतलब 23 जो पेयर क्रोमोसोम होता है वो अलग अलग होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं इनको, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ह्यूमन में ये क्रोमोसोम अलग मतलब मेल में 23rd वाला जो क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है, मेल में होता है हमारा XY और फीमेल में होता है हमारा XX। ये हमने 10th 12th में भी पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अगर अब हम क्रोमोसोम की संरचना मॉर्फोलॉजी पे आएँ तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सिंपल सी है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का है कि क्रोमोसोम इस टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं अभी ऊपर से बताती हूँ, फिर फंक्शन आगे चल के बताती हूँ। जैसे क्रोमोसोम में एक चीज़ और होती है, जो क्रोमोसोम का ये जो अलग अलग दिख रहा है ना, ये क्रोमैटिड्स होते हैं। अगर मैं इसको एक अलग कर दूँ तो एक क्रोमैटिड हो जाएगा, दूसरे को कर दूँ तो दूसरा क्रोमैटिड हो जाएगा, और इनको मिला दूँ तो ये पूरा एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। एक पेयर हो गया ये पूरा अपना क्रोमोसोम हो गया। और इन दोनों स्ट्रैंड, मतलब इनको हम स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, या सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, या इनको हम स्ट्रैंड भी बोलते हैं। एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को जोड़ता कौन है? हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मतलब ये बीच का जो पार्ट है यहाँ आके, मतलब सेंट्रोमियर के, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, मतलब प्राथमिक संकीर्णन भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट वेयर टू क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, मतलब जहाँ ये दोनों अलग अलग क्रोमैटिड्स है ना, ये क्रोमैटिड अलग है, ये क्रोमैटिड अलग है, अब इन दोनों को जोड़ा किसने? सेंट्रोमियर ने। सेंट्रोमियर कैसे कर सकता है ये काम? सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर, जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो काइनेटोकोर प्रोटीन होता है वो ही इनकी बाइंडिंग कराता है एक दूसरे से, ठीक है।
तो इसका नाम, इसको हम सेंट्रोमियर रीजन को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, काइनेटोकोर भी बोल सकते हैं। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो सेल डिवीज़न में ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है काइनेटोकोर का, क्योंकि स्पिंडल फाइबर से बाइंड होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। और हाँ, क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक छोटी आर्म होती है, एक बड़ी आर्म होती है। ये अंतर आपको अलग ही दिख रहा होगा, देखो ध्यान से। ये जैसे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये छोटी छोटी भुजाएं दिख रही हैं, दोनों दिख रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पी आर्म, मतलब शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर, पी आर्म। और ये दिख रही हैं आपको, ये लंबी लंबी भुजाएं दिख रही हैं दोनों, तो इसको हम बोलते हैं क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ें तो ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर। अब जैसे ये दिख रही है आपको, ये आउटर लेयर दिख रही है ना, ये आउटर लेयर, ये आउटर मतलब ये जो होती है इसको हम बोलते हैं पैलिकल, ठीक है। पैलिकल का मैं एक रफ डायग्राम मतलब पूरा क्रोमोसोम का एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके भेज दूंगी। ये मतलब ये आउटर लेयर होती है, हम इसको बोलते हैं पैलिकल। नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब इसका कोई जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है कि ये आगे की जनरेशन में जाएगी नहीं जाएगी, इसका कुछ लेना देना नहीं है। बस ये एक कवर लेयर होती है सिंपल सी, ठीक है। और ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे हम इसके अंदर की बात करें तो ये जो अपन को डीएनए दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन जो इसके आसपास अपन देख रहे हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जेल जैसा कुछ, जेल से दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये भी हमारा नॉन हेरिडिटरी पार्ट होता है, मतलब इसमें इसको भी जेनेटिकली कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जेल होता है जो कि बना होता है प्रोटीन से, फाइबर से, कार्ब से, एंजाइम्स वगैरह से, ठीक है। और हाँ, जब हम सेल डिवीज़न की स्टेजेस देखें, आप लोगों ने शायद स्कूल में प्रैक्टिकल किए हो माइटोसिस मियोसिस के, ऑनियन रूट टिप वगैरह से, अगर आपने किए हो तो उसमें अपन स्टेजेस देखते हैं। तो जब मियोसिस की जब लिप्टोटिन स्टेज होती है तब हमें ये मैट्रिक्स दिखता है, लेकिन सिर्फ तभी दिखता है जब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो एब्सेंट हो, ठीक है। अगर कभी प्रैक्टिकल करने का मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब जो ये डीएनए जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जैसे ये पूरा डीएनए जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोनोमेटा, ठीक है। क्रोमोनोमेटा हमारा जेनेटिकली हेरिडिटरी पार्ट होता है, मतलब ये पूरा हमारा डीएनए से और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। यही मेन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मतलब जनरेशन तक आगे इनहेरिटेड होता है, ठीक है। ये हेरिडिटरी पार्ट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनोमेटा। और क्रोमोनोमेटा के जैसे ये दिख रहा है ना क्रोमोनोमेटा, इसके ऊपर क्रोमोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोमियर्स होते हैं वो मतलब हमारा जीन्स बियरिंग पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम कभी डीप में और पढ़ेंगे। चलो, लेकिन मैं आगे फंक्शन जो लिखे हुए हैं वो बता देती हूँ। एक चीज़ और, जैसे ये है हमारा एंड, जे आप लोग देख रहे होगे दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं की एक अलग अलग एंड है, जे और ये अलग अलग एंड हो गए। इन दोनों को हम मतलब जो एंड्स होते हैं, गुणसूत्र का जो एंड होता है, मतलब अर्धशिरा या एंड ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम टीलोमियर्स के नाम से जानते हैं, टीलोमियर्स। तो अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। तो टीलोमियर क्या हो गया हमारा, एंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का सिरा, गुणसूत्र का सिरा। तो अगर हम टीलोमियर के फंक्शंस की बात करें कि इसका रोल क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, तो जो टीलोमियर होता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो ये है कि जैसे ये दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, अब इन दोनों को ये इनके जो एंड्स की वजह से ये वैसे अगर टीलोमियर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगी एक दूसरे से, लेकिन टीलोमियर की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती हैं, मतलब इनके जो यूनाइटेड हैं, मतलब जो एंड्स हैं वो यूनाइट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और दूसरा मेन फंक्शन है टीलोमियर का, वो है हमारा एजिंग से रिलेटेड, मतलब अनुवांशिक से रिलेटेड। एज के हिसाब से टीलोमियर क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो मतलब टीलोमियर होता है वो शॉर्ट होता, मतलब छोटा होता चला जाता है, बहुत छोटा होता चला जाता है। उसकी वजह से हमारे फेस पर जो झुर्रियाँ एज दिखने लगती है ना, अपन बोलते हैं कि अरे इसकी एज दिख रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसकी वजह से एज दिखने लगती है। तो टीलोमियर्स आर रिलेटेड विथ एजिंग, साइज ऑफ टीलोमियर बिकम शॉर्ट एंड इट कॉजेज एजिंग, ठीक है।
पेलिकल का मैंने आपको बता ही दिया, ये थिन लेयर है क्रोमोसोम की और ये नॉन जेनेटिक पार्ट है क्रोमोसोम का, ठीक है। मैट्रिक्स का भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जेल लाइक सब्सटेंस है क्रोमोसोम का, जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। ये नॉन जेनेटिक पार्ट है क्रोमोसोम का। क्रोमोनोमेटा मैंने आपको बताया था कि ये हेरिडिटी से रिलेटेड है और मतलब इसके अंदर जो धागे होते हैं वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब कॉइल्ड आप लोग समझ रहे होगे, ऐसे ऐसे कॉइल्ड नहीं करते अपन, एक दूसरे के ऊपर बांधते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड अगर मैं बता पाऊँ तो बताती हूँ। लाइक अरे यार चलो कोई नहीं, मैं आपको फिर बता दूंगी कॉइल्ड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे डीएनए और स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए के साथ डीएनए अब अकेले तो बंध नहीं जाएगा, एक तो ये इसको किसी प्रोटीन की ज़रूरत है बाइंडिंग के लिए, तो ये हो गया हमारा स्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। जब हम डीएनए पढ़ेंगे तो इसका भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बहुत, तो मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्रोमोमियर जीन वियरिंग पार्ट होता है। जैसे क्या होता है, जैसे गुणसूत्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइट कॉइलिंग और लूज़ कॉइलिंग पे डिपेंड करता है। अगर लूज़ होगा मतलब ढीला ढीला सा बिखरा बिखरा एक एक धागा अलग अलग दिख रहा होगा, तो उसमें हमारा जो क्रोमोमियर होगा, क्रोमोमियर जैसे माला में मोती नहीं होते, उस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम बहुत कंडेंस्ड हो गया, मतलब मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो उसमें बीच बीच में आपको ऐसे जैसे अपन कोई धागा बांधते हैं, धागा में अपन जैसे अपन गठान नहीं बांध देते तो वो अलग सा दिखता है बीट्स जैसा, तो उस तरीके से ये क्रोमोमियर का स्ट्रक्चर है जिसमें जीन होते हैं। जीन तो आप लोग जानते हो, एक जीन हमारे किसी जैसे कोई जीन है, जीन हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी का कलर कैसा होगा, वो जीन के ऊपर डिपेंड करता है। जीन हमारे ट्रेट्स फैक्टर को वेरी करता है कि कैसा तुम्हारा ट्रेट होगा, है ना। और सेंट्रोमियर तो मैंने बताया कि ये इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या काइनेटोकोर भी बोल सकते हैं। सेंट्रोमियर वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा दोनों स्ट्रैंड्स जो मतलब क्रोमैटिड हैं या स्ट्रैंड्स हैं वो आके बाइंड होती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे कि क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमारा हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ही, लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं द्वितीय संकीर्णन। तो जो हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, ठीक है। ये किसी किसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है मतलब इसको हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा उधर किस साइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है उस साइड ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में मतलब इंसानों में ये 13वें नंबर के क्रोमोसोम, 14वें मतलब 13, 14, 15, 21, 22, 13, 14, 15, 21, 22 इन क्रोमोसोम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता क्या है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जैसे अगर मैं इस डायग्राम को आप लोगों को दिखाऊं, आपको क्लियर हो रहा है। जैसे ये वाला अपना जो एंड है वो हो गया टीलोमियर। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मुड़ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है, ऐसे अलग सा पतला थिन सा स्ट्रक्चर हो रहा है, ये कॉन्स्ट्रक्शन है, मतलब संकीर्णन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन के पास, जहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, इसलिए हम इसको नॉर रीजन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया ही था, सेंट्रोमियर जहाँ दोनों क्रोमैटिड्स बाइंड हो रही हैं, ठीक है। ये हमारा सैटेलाइट रीजन को हम टर्बिड भी बोलते हैं, नॉव लाइक रीजन भी बोलते हैं, मतलब फूला फूला एरिया, जो जैसे ये अलग सा फूला फूला सा दिख रहा है, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हम यहीं से मतलब एंड करते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें और हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग इसको पढ़ो अभी,
इसके बाद मैं दोबारा समझाऊंगी, और इसमें हाँ कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कभी भी किसी भी वक्त मुझसे पूछ लो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।